हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं आपका दोस्त एमआर सीपी प्रजापति और आज स्पेट विजन इंस्टीट्यूट में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि सर आप कैसे कर रहे हो? एक क्लास हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे, दूसरी क्लास अपलोड कर दे रहे हैं, है ना? तो सिंपल सा बात है, सिंपल सा फंडा एक ही है अपन का। अपन सबका सिंपल सा फंडा सिर्फ एक है और वो है अपनी तैयारी, है ना? वो है अपनी तैयारी, मेहनत, जुनून, कुछ पाने का जुनून, कुछ करने का जुनून। समझ रहे हैं? टेंशन नहीं लेने का और मस्त तरीके से मेहनत करने का। बस अपना मेहनत करेंगे, खूब पढ़ेंगे और खूब आगे जाएँगे, है ना? तो आज आपके सामने मुखातिब हो रही है हमारी एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन एनिमल हस्बेंड्री। कैसा लग रहा है? खुशी हो रही है कि नहीं हो रही? आगे हमें बता दो यार। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? चलिए, तो क्या इसके भी क्वेश्चन चौचक तरीके से कर लिया जाए, गर्दा उड़ा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए? आर यू रेडी गाइज़? रेडी? थम्स अप, थम्स अप आप दिखाना ज़रूर मत भूलिएगा। आप बताइए कि बाकी बहुत अच्छा, वेरी गुड। कोई भी प्रॉब्लम आती है तुरंत बताएँ। एक चीज़ और सुन लीजिए, एक कमेंट आया था, बहुत प्यारा कमेंट है, मैं उनका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। अपने बच्चों का हमेशा रिस्पेक्ट मेरे दिल पे है। अपने स्टूडेंटों का, अपने छात्रों का मेरे दिल पे बहुत ही गर्व की बात होती है यार कि अपनी बात को वो बेचारे कह पा रहे हैं, बिना शर्माए हुए, बिना झिझक के। उनको तो आगे सैल्यूट मारता हूँ और ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहें, ऐसे ही अपनी प्रॉब्लम बताते रहें और हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये आपका भैया है। ये आपके बड़े भैया हैं, छोटे भैया, बड़े भैया जो भी मानना है आप मानिए, मैं आपके लिए ही बना हूँ। यहाँ आपके लिए ही बैठा हूँ, तो टेंशन नहीं लेने का, है ना? तो कहना वो था कि 2010 से वेटरनरी पब्लिक हेल्थ फार्म एनिमल वेलफेयर के हाँ, सर क्वेश्चन करा दीजिए। तो एक्चुअली मैं बता दूँ कि देखिए 2023 2024-25 बैच से हमारा जो वेटरनरी का जो डिप्लोमा वेटरनरी का जो कोर्स आउटलाइन था, वो चेंज हुआ है ना? यानी कि जो हमारा सिलेबस है, वो चेंज हुआ है। तो अभी 2024-25 वाले बैच से स्टार्ट हुआ है, तो आपको परेशान नहीं होना है। मैंने आपके लिए जो भी मैंने लेक्चर लिया है ना? उसमें मैंने जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, उनको भी मैंने उसमें शामिल किया हुआ है ना? और जितने भी गेसेस पॉइंट थे, जितने भी लगता है कि आ जाएँगे, फिर मैंने थ्योरी तो कवर करा दिया है ना? तो उसे आप अच्छे से पढ़िए, थ्योरी आप अच्छे से कर लीजिए और मैं आशा करता हूँ कि वहीं से क्वेश्चन हो सकता है आएँगे, है ना? तो आप अपने तरीके से एकदम मस्त, एकदम रण में जाने के लिए आपको तैयार रहना है ना? एक महावीर योद्धा वो होता है जो अपने आप को तैयार करता है आगे। लड़ाई से पहले तैयार करता है कि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा अपन खत्म कर देंगे। है ना? तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हो। आप सभी लोग कमेंट किया करें, सभी लोग कमेंट किया करें, जिससे कि आपके भैया को लगे ना कि मेरे साथ कोई है और इस लेक्चर को आपको क्या करना है स्टेटस पे लगा दिया करें कि हमारे भैया का लेक्चर हो रहा है। बाकी जितने भी दोस्त हैं जिनको अटेंड करना होगा तो कर लेगा, उसका भी हेल्प हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा, राधा रानी इतने में खुश हो जाएँगी। यार जो मैंने बच्चे को ज्ञान दिया वो बाँट भी रहे हैं और खुद ले भी रहे हैं। है ना? तो चलिए, तो लग जाएँ क्या? हाँ, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा, डायरेक्ट और देखिए, आपको क्वेश्चन तो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, आंसर के रूप में ये भी दे रहा हूँ, ओवरव्यू कि आखिर इसमें कैसा कंटेंट देना है, कैसा रखना है। तो आपको उसके बारे में और गहराई से अध्ययन करना है ना? तो जैसे देखिए, पशुपालन में कंप्यूटर के अनुप्रयोग को समझाइए। अब जैसे मान लीजिए इसी के अंतर्गत 2-2 नंबर के क्वेश्चन कैसे आएँगे? तो 2-2 नंबर का यदि मान लो नहीं आते, दिए 5 नंबर का क्वेश्चन आता है कि पशुपालन में कंप्यूटर के अनुप्रयोग को समझाइए, एप्लीकेशन इन एनिमल हस्बेंड्री, है ना? तो जैसे आहार एवं पोषण प्रबंधन, डेटाबेस प्रबंधन, पोल्ट्री फार्म ऑटोमेशन और दुग्ध उत्पादन ट्रैकिंग। मतलब सर ये क्या होता है? क्या होता है? आखिर हम क्यों कर रहे हैं? तो जैसे मान लिए कि हम पशुपालन किए, पशुओं को पाले, क्यों पालेंगे? क्योंकि हमें उनसे प्रोडक्ट भी कुछ लेना होगा, इसलिए पाले। अब उनका मैनेजमेंट भी तो करना है, उनका मैनेजमेंट रख-रखाव भी तो करना है। तो कैसे सर? तो जैसे आहार एवं पोषण प्रबंधन, यानी कि हम किस एनिमल को कितने क्वांटिटी में, कितने मात्रा में हम क्या कर रहे हैं, आहार प्रोवाइड कर रहे हैं, कितना कितना पोषण से युक्त अनाज प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना? आहार प्रोवाइड कर रहे हैं किसी पशु को, तो उसकी पूरी देखभाल यानी उसकी पूरी जो भी जानकारी होगी, हम क्या करते हैं, फीड करते हैं, है ना? तो किसमें करेंगे? कंप्यूटर के द्वारा ही तो फीड करेंगे, है ना? यदि हमें चार्ट के रूप में यदि फीड करना है कि ये हमने ज्वार, बरसीम, ये वो हम इतना सब कुछ दिया, कितने-कितने क्वांटिटी में दिए, ये सब चीज़ें। तो पशुओं के वज़न और उत्पादन के अनुसार आगे हम पशुओं का नाम लिख लेंगे, फिर उनका वज़न लिख लेंगे और इसके बाद वो कितना उत्पादन देते हैं और फिर हम क्या करेंगे, उनके अनुसार हम संतुलित आहार प्रोवाइड करते हैं,
है ना? तो बैलेंस राशन की स्वचालित गणना करने के लिए हम पशुपालन में कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। सेकंड डेटाबेस प्रबंधन यानी कि कोई एनिमल है, जैसे मान लो कि काविंग एनिमल हो गए यानी कि कितने काल्विंग एनिमल है कितने कितने ऐसे गाय हैं जो बच्चों को जन्म देने वाली हैं, कितने ऐसे गाय हैं जो बच्चे जन्म दे दी, कितनी ऐसे गाय हैं जो प्रेग्नेंट हैं, कितनी ऐसी गाय हैं जिनका टैगिंग हो चुका है। तो ये सब चीज़ों का प्रबंधन के लिए यानी कि डेटाबेस प्रबंधन का उपयोग किया जाता है। चलिए एक नज़र से देखते हैं पशुओं की नस्ल, जन्म तिथि, टीकाकरण, अनुसूची, स्वस्थ रिकॉर्ड और दुग्ध उत्पादन का पूर्ण डिजिटल रख-रखाव रखने के लिए या रिकॉर्ड रखने के लिए हम एप्लीकेशन इन एनिमल हस्बेंड्री यानी कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। बात करते हैं पोल्ट्री फार्म ऑटोमेशन में कैसे हम करते हैं, तो पोल्ट्री शेड में तापमान, आर्द्रता, लाइटिंग, ऑटोमेटिक फीडिंग सिस्टम को नियंत्रित करना, ये सब पोल्ट्री फार्म में। तो पोल्ट्री फार्म में, डेयरी फार्म में आपको लिखना है पोल्ट्री फार्म, डेयरी फार्म, वेटनरी हॉस्पिटल, है ना? और देखा जाए तो आहार प्रबंधन में, पोषण प्रबंधन में ये सब पॉइंटें हैं, है ना? दुग्ध उत्पादन ट्रैकिंग का मतलब क्या होता है कि हम ऐसा सिस्टम अपनाए हैं कंप्यूटर के द्वारा कि कोई एनिमल कितना लीटर, यदि मान लो 10 हमने गाय जिसमें से 5 गाय मान लो दूध दे रही हैं, तो आखिर उनमें से कौन-कौन सी गाय कितनी मात्रा में दूध दे रही है, तो उनका रख-रखाव या फिर रिकॉर्ड रखना है, जैसे बसा का, है ना? एसएनएफ की गणना तथा स्वचालित डेयरी मशीनों का संचालन करने के लिए हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। तो ये एक क्वेश्चन हो गया, आपको लिख लेना है, जल्दी से लिख लीजिए और याद करिए, बार-बार पढ़िए और आपको फिर क्या होगा, याद होगा। देखिए 3 रूल होते हैं, 1 टू 4 1 टू 4 यानी आज पढ़ लो, है ना? फिर शाम को भी पढ़ लेना, इसके बाद 2 दिन बाद पढ़ना है ना? 2 दिन बाद पढ़ना है। तो आपको ऐसा करना है फिर 4 दिन बाद और ऐसे जब बार-बार करेंगे तो आपको याद होगा, ठीक है? चलिए बात करते हैं, अपना सेकंड क्वेश्चन है कंप्यूटर हार्डवेयर के घटक लिखिए। कंप्यूटर हार्डवेयर घटक कौन-कौन से होते हैं? हार्डवेयर, है ना? तो आगे तो हार्डवेयर की परिभाषा लिख लेना है, फिर लिखना है कि सीपीयू हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया, सीपीयू का फुल फॉर्म आगे बता दीजिए सर ये क्या होता है? सीपीयू का फुल फॉर्म बता दीजिए ना सर। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। कितने नंबर का है? 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है? ठीक है ना? ये क्या हो गया? हाँ, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कंप्यूटर का इसे मस्तिष्क भी कहा जाता है और इसके 3 मुख्य भाग होते हैं। सीपीयू के 3 मुख्य भाग होते हैं, बोलिए मेरे साथ, सीपीयू के 3 मुख्य भाग होते हैं यानी कि एएलयू होता है, सीयू होता है और एमयू होता है। इनके फुल फॉर्म भी आएँगे, 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकते हैं, फिर बोलिएगा मत कि भैया आप मेरे को बताए नहीं थे, आपको याद करना है। क्या क्या सर? जैसे एएलयू, एमयू और सीयू यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, फिर होता है कंट्रोल यूनिट, फिर होता है मेमोरी यूनिट यानी कि सीपीयू के अंतर्गत ये सब चीजें होती हैं। यानी कि हमने कोई चीज गणितीय चीजों का हमने क्या किया, इनपुट डिवाइस के द्वारा हमने हमने एक देखा जाए तो हमने इनपुट के रूप में कोई डेटा दिया, है ना? अब उसे क्या करेगा, वह प्रोसेस करके और उसका देखा जाए तो अ, इनपुट आउटपुट के रूप में क्या करेगा, देगा, है ना? इनपुट जो हमने डाला, है ना? वो प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद क्या करेगा, हमें आउटपुट के रूप में देगा, है ना? तो जैसे गणितीय चीज़ें हो गई, उन्हें यदि हम करते हैं तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट वहाँ काम करती है। वहीं कंट्रोल यूनिट, फिर मेमोरी यूनिट, जो हमने इनपुट के रूप में चीज़ें दी हैं, उसे सेव करने का भी क्या करेगा, कार्य करेगा, है ना? जिसे सर्चिंग हिस्ट्री कहते हैं। अब बात करते हैं इनपुट डिवाइस, है ना? इनपुट डिवाइस ये क्या होता है? डेटा और निर्देश दर्ज करने के लिए इनपुट डिवाइसों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि मिस्टर सीबी प्रजापति सर कौन है? तो मैं क्या करूँगा, टाइप करूँगा किसमें से, कीबोर्ड में। तो कीबोर्ड से जब टाइप करूँगा तो ये क्या कहलाएगा लाला? इनपुट कहलाएगा, इनपुट डिवाइस कहलाएगा। जो माउस है ये टच करने का कार्य कर रहा है, ये क्या कहलाएगा? इनपुट डिवाइस कहलाएगा। यानी कि हम अपने बातों को कैसे कंप्यूटर तक भेज रहे हैं, तो भेजने में जो भी इस्तेमाल किया जाता है वो इनपुट डिवाइस कहलाती है। जैसे कि हमारा ये हो गया। अब क्या करेगा सीबी प्रजापति सर का कोडिंग वर्ड, देखिए कंप्यूटर 0 और 1 की लैंग्वेज को समझता है ना? तो फिर वहाँ कोडिंग होगा, इसके बाद प्रोसेस करेगा, फिर मेरे बारे में इंटरनेट में उपलब्ध जो भी चीज़ें हैं, उन्हें लाएगा और आपको दिखा देगा, है ना? तो जैसे कीबोर्ड हो गया लाला, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, बारकोड रीडर हो गया, है ना? बारकोड रीडर हो गया। तो आपको याद रखना है ना? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, बारकोड यानी कि स्कैनर सर स्कैनर कैसे कह सकते हैं? है ना? तो जैसे स्कैन हम कर रहे हैं ना, तो स्कैन करके आखिर हम उसमें तो दे रहे हैं ना, सर्चिंग में दे रहे हैं, है ना? सर्च करने के लिए तो दे रहे हैं, तो आखिर वह भी इनपुट डिवाइस हुआ। वहीं आउटपुट डिवाइस क्या हुआ कि जैसे मान लो मैंने स्कैन करके कोई चीज़ दिया, जैसे मान लो कि मैंने कोई बुक है और उसका बारकोड मैंने स्कैन किया और दिया, उसके बारे में वो प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद जो भी हमें चीज़ें मॉनिटर में दिखेंगी, वो क्या कहलाती हैं, आउटपुट कहलाता है। तो जैसे मान लीजिए मॉनिटर जो होता है ना, वो आउटपुट
डिवाइस होता है। प्रिंटर जो होता है ना, वो क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। प्लॉटर होता है, स्पीकर जो होता है, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर में गाना चल रहा है, तो सुनाई कहाँ देगा, बक्से में देगा ना। तो आखिर हम सुन क्यों रहे हैं, तो आखिर आउटपुट के रूप में तो सुन रहे हैं ना। तो स्पीकर भी क्या होते हैं, वह आउटपुट डिवाइस होते हैं। चलिए बात करते हैं आगे, स्टोरेज डिवाइस क्या होता है। तो डेटा को स्थायी रूप से सुरक्षित रखने के लिए हमने जो भी चीजें सर्च की हैं, उनको सुरक्षित बनाए रखने के लिए, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए वह क्या करता है, स्टोरेज डिवाइस। अब स्टोरेज डिवाइस जो होता है एचडीडी, एचडीडी फुल फॉर्म याद रखिएगा, हार्ड डिस्क ड्राइव। फिर होता है एसएसडी, यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव, और पेन ड्राइव का उपयोग किया जाता है। तो स्टोरेज डिवाइस के नाम लिखिए, तो यदि ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको तैयार रहना है। आई बात समझ में? टेंशन नहीं लेने का जीवन में। क्यों लेना है टेंशन यार? क्यों लेना है? हाँ, कोई प्रॉब्लम है क्या घर में, कोई प्रॉब्लम है? 5 मिनट के लिए भूल जाओ, है ना? अपन ही तो हैं जो अपने घर की प्रॉब्लम को सुलझा पाएँगे। तो जब अपन ही टेंशन में चले जाएँगे तो फिर घर वालों को क्या होगा, है ना? तो कुछ कुछ जीवन में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम है, टेंशन नहीं लेना है ना? ठीक है? तो ऐसा करना है। फिर बात करते हैं अपना कि कंप्यूटर मेमोरी एवं सुरक्षा, कंप्यूटर मेमोरी और सुरक्षा। तो आखिर बात करते हैं कि रैम, रोम, डेटा डिलीशन एवं रिकवरी के लिए, तो जैसे मेमोरी होता है, मेमोरी के 2 प्रकार होते हैं, रैम और रोम, है ना? आई बात समझ में? तो जैसे कि रैम की परिभाषा, यानी कि रैम की फुल फॉर्म आ सकता है एक नंबर में, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। जो जो इसकी प्रकृति होती है, नेचर जो होता है, कि जो रैम होता है वह कोई भी जानकारी को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है, जैसे वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम्स और डेटा को प्रोसेस करने के लिए अस्थायी रूप से स्टोर करता है। वहीं जो रोम होता है ना, तो रीड ओनली मेमोरी, यह स्थायी होता है ना, यह स्थायी रूप से कोई चीज को संग्रहित करता है। जैसे कि कंप्यूटर को बूट करने के लिए आवश्यक स्टार्टअप निर्देश बीआईओएस को स्थायी रूप से क्या करता है, स्टोर करता है। तो आपको ये याद रखना है। डेटा डिलीशन और डेटा रिकवरी, ये क्या होता है, 2 नंबर में आएंगे। 2 नंबर में डेटा डिलीशन लिखा रहेगा या फिर डेटा रिकवरी, है ना? तो मैं आपको देखा जाए तो नॉर्मल तरीके से मैं थ्योरी यानी कि कवर करा रहा हूँ, है ना? आपको तो पता है भैया अभी अकेले वर्क कर रहे हैं, तो मैं हर एक चीज़ अभी नहीं करा पाऊँगा, बट मैं प्रयास करता हूँ कि आगे आने वाले जो भी आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम हैं, उनमें बेहतर परफॉर्मेंस रहे, और आपका बेहतर परफॉर्मेंस रहेगा, 100% बोलता हूँ। आप अपने ऊपर भरोसा रखिएगा बस। ठीक है? चलिए बात करते हैं डेटा डिलीशन। स्टोरेज डिवाइस से वांछित या पुरानी फाइलों को हटाने की प्रक्रिया होती है ना? स्टोरेज डिवाइस से जहाँ जहाँ स्टोर हुई है, जैसे कोई फाइल हो गई, फोटो हो गई, वीडियोज़ हो गए, उनको हटाने की प्रक्रिया होती है। यह रिसाइकल बिन या परमानेंट डिलीट द्वारा की जाती है ना? वहीं डेटा रिकवरी क्या होता है? गलती से डिलीट हुए, गलती से यदि मान लीजिए हम फ़ोटो डिलीट कर दिए, तो उसे हम रिकवर कर सकते हैं। तो फ़ॉर्मेट हुए, करप्ट हुए डेटा को विशेष सॉफ्टवेयर की मदद से पुनः प्राप्त करना डेटा रिकवरी कहलाता है। मतलब जैसे मान लीजिए कोई मोबाइल है, वहाँ फ़ोटो-वोटो बहुत सारी हैं, हमने डिलीट कर दिया। फिर हम डिलीट वाले ऑप्शन पे गए और देखे यार नहीं यार ये वाली अच्छी थी यार, अब ये तो होना चाहिए। तो फिर क्या करेगा वह, आप रिकवरी कर देंगे तो वो फिर से आ जाएगा, गैलरी में सेव हो जाएगा। फिर बात करते हैं अपना कि माइक्रो प्रोसेसर एवं सॉफ्टवेयर का प्रकार। है ना? माइक्रो प्रोसेसर एवं सॉफ्टवेयर का प्रकार लिखिए। तो जैसे कि सॉफ्टवेयर के प्रकार कौन-कौन होते हैं, इनके बारे में थोड़ी अच्छे से आप डिटेल में लिख लीजिएगा, आप नोट्स बनाइए इनका ना। सॉफ्टवेयर के प्रकार जो होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, और भाषा अनुवादक यानी कि ट्रांसलेटर हो गया। अब बात करते हैं कि जो ओएस होता है, डिवाइस ड्राइव, कंप्यूटर चलाने हेतु, है ना? वहीं एमएस ऑफिस, डेयरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, और जैसे कि बात करते हैं भाषा अनुवादक यानी ट्रांसलेटर्स, तो आपको कंपाइलर और इंटरप्रेटर और असेंबलर को आपको विस्तार पूर्वक पढ़ लेना है ना? मैंने ये पॉइंट बना के लिए इसलिए लिखे हैं कि कम समय में आपको ये बता पाऊँ कि आपको अभी क्या-क्या पढ़ना है। फिर जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, माइक्रो प्रोसेसर के बारे में अच्छा गहन अध्ययन करें। जैसे क्लॉक स्पीड हो गया, प्रोसेसर के कार्य करने की गति, है ना? में मापी जाती है। गीगाहर्ट्ज़ में मापी जाती है। वहीं वर्ड साइज़ जो होता है, एक बार में प्रोसेस किए जाने वाले बिट्स की संख्या 32 बिट या 64 बिट ये आपको याद रखना है। फिर माइक्रो कंट्रोलर, ये एक चिप पर बना छोटा कंप्यूटर जो ऑटोमेटेड सिस्टम में उपयोग होता है, तो आपको ये याद रखना है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? 2 नंबर में ऑपरेटिंग सिस्टम आ सकता है कि उपयोगकर्ता यूज़र या कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच माध्यम का काम करता है। क्या करता है? माध्यम का कार्य करता है। जैसे उदाहरण की बात करें तो विंडोज़ हो गया, लिनक्स हो गया और एंड्रॉइड हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के 2 उदाहरण लिखिए, तो विंडोज़ और लिनक्स या एंड्रॉइड, है ना? मुख्य कार्य बात करें तो मेमोरी प्रबंधन होता है, फाइल प्रबंधन और सिक्योरिटी और यूज़र इंटरफेस होता है। चलिए बात करते हैं महत्वपूर्ण यानी कि प्रश्न देख लेते हैं 2 नंबर में या फिर 5 नंबर में भी आ सकते हैं। बाकी जैसे सीपीयू क्या है और इसके मुख्य भाग कौन से हैं, है ना? पशुपालन और पोल्ट्री क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग, प्राइमरी मेमोरी के 2 प्रकार कौन से हैं, है ना? और वहीं बात करते हैं रोम और रैम में मुख्य अंतर क्या है? डाटा रिकवरी से आप क्या समझते हैं? यानी कि आपको वीडियो पॉज़ करना है और लिखना है।
ठीक है? और माइक्रो कंट्रोलर क्या है ना? माइक्रो कंट्रोलर एक एक ही चिप पर प्रोसेसर, मेमोरी और आईओ पे यानी कि पेरीफेरल का एक एकीकृत रूप है, जिसका उपयोग ऑटोमेटेड पशु आहार मशीनों जैसे उपकरणों को नियंत्रित करने में होता है। ठीक है? व्यवहारिक अनुप्रयोग जिसमें एमएस एक्सेल आपको अच्छे से पढ़ लेना है, एमएस वर्ड देख लेना है और एमएस पावर पॉइंट और मैंने आपको अच्छे से यहाँ दिखाने का प्रयास किया है। चलिए अब इससे हम क्या करते हैं कि 20 से 30 क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आपका थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट है ना? कंप्लीट है, आपको इतना ही याद करना है। जितने मैंने यानी एएलयू हो गया यानी कि जो भी जिनके भी आपको विस्तार पूर्वक उनका नाम याद रखना है ना? जैसे सीपीयू हो गया, रोम हो गया, रैम हो गया, यही सब चीज़ें आपको याद रखना है। अब आप थोड़ा-सा क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना? क्या कैसे है ना? कंप्यूटर में आने वाले क्वेश्चन, जैसे कंप्यूटर का मुख्य मस्तिष्क ब्रेन किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को कहा जाता है ना? सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए, पेपर चाहे कैसा भी डिज़ाइन हो पेपर चाहे कैसा भी डिज़ाइन हो, ये आपके भैया का वादा है कि यदि आप यहाँ से जो थ्योरी मैंने करा दिया, जो थ्योरी के रूप में मैंने क्वेश्चन दे दिया, आप यदि उन्हें बेहतरीन तरीके से पढ़ लेते हैं, तो पेपर का चाहे जान कैसा भी रहे, पेपर क्वेश्चन चाहे कैसे भी आएँ, आप उसे फाइट कर लेंगे। आपके अंदर वो कैपेबिलिटी आ जाएगी उस टाइम पे। तो ये आपको अपने अंदर भरोसा रखना है। मेरे पे थोड़ी-सी भरोसा रख लीजिएगा। बाकी यदि आप जो भी व्यक्ति यदि मेरे लेक्चर से 3 व्यक्ति भी अच्छे से पढ़ के जा रहे हैं, तो उन्हें ये चीज़ ज़रूर समझ आएगा कि भैया ने सपोर्ट किया था तो उसका परिणाम मिला है ना? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया। अब देखिए, अभी ये सीपीयू का पूरा नाम अभी 2 प्रकार से आ सकता है, 3 प्रकार से। एक तो कथन बना के दे देगा सत्यासत्य में, एक दे देगा सीपीयू डैश का नाम पूरा है ना? एक में सीपीयू मस्तिष्क किसका है? तो कंप्यूटर का। तो ये सब चीज़ें क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। पशुओं की वंशावली एवं रिकॉर्ड हेतु क्या आवश्यक है? तो डेटा प्रबंधन, चारों ऑप्शन आपको पढ़ना है और मेन को क्या करना है, याद रखना है। डायरेक्ट मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है ना? आपका भी टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है और अपना भी, है ना? तो टाइम बर्बाद नहीं करना है। फार्म डेटा प्रविष्ट के लिए कौन-सा इनपुट उपकरण उपयुक्त होता है? तो आरएफआईडी, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। आरएफआईडी का फुल फॉर्म आपको क्या करना है, याद रखना, मैं बार-बार बोल रहा हूँ। विश्लेषण परिणाम देखने के लिए किस आउटपुट उपकरण का उपयोग होता है? तो मॉनिटर का। जैसे मान लीजिए आपकी जो क्लास चल रही है, जो भी पीपीटी, जो भी स्लाइड्स हमने बनाते हैं, है ना? तो आखिर हमने कंप्यूटर का दिया होगा कंटेंट जो भी हमारे पास है ना? कंटेंट हमने लिखा, उसे अच्छे से टाइप किया, तो आखिर हमें दिखाई तो देना चाहिए कि हमने क्या लिख रहा है, क्या कैसे कर रहे हैं। तो हमें फिर क्या करता है, मॉनिटर में दिखता है। स्क्रीन जो होता है ना, वही तो होता है मॉनिटर। फिर कंप्यूटर की कौन-सी मेमोरी अस्थायी होती है? तो जैसे रैम हो गया, ये अस्थायी है और रोम जो होता है, स्थायी है ना? बात करते हैं रैम का पूरा नाम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब आपको लग रहा होगा इतना सरल आएगा? तो मैं बोलता हूँ जी, हाँ, आएगा और आपको याद रखना है। नहीं आए तो फिर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आएगा ज़रूर, मैं इतना ज़रूर कहता हूँ। ठीक है? आप पास हो जाओगे, मुझे इतना पता है बस। कंप्यूटर बूटिंग हेतु आवश्यक प्रोग्राम किस मेमोरी में रहता है? तो रोम में। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी है ना? दीर्घकालिक डेटाबेस हेतु किस मेमोरी का उपयोग होता है? तो सेकेंडरी मेमोरी का। निम्न में से कौन सेकेंडरी स्टोरेज का उदाहरण है? तो हार्ड डिस्क भी है, एसएसडी भी है और पेन ड्राइव है। तो उपरोक्त सभी है ना? हार्डवेयर और यूजर के मध्य इंटरफेस के रूप में कौन कार्य करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य करता है। ये हार्डवेयर और यूजर के बीच क्या करता है? एक माध्यम बनाता है। हार्डवेयर का मतलब जिन्हें हम आँखों से देख सकते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, फ़ील कर सकते हैं, है ना? वो हार्डवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जिन्हें हम जिसे हम देखा जाए तो छू कर के महसूस नहीं कर सकते, है ना? वो क्या हैं? सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है? तो ये सब चीज़ें आपको क्या करना है, याद रखना है। हार्डवेयर उपकरण जितने भी आते हैं, सॉफ्टवेयर में जितने उपकरण आते हैं, इनको याद रखना है, कितने क्या कैसे आते हैं। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइसों का नाम तो मैंने आपको बता ही दिया है। निम्न में से कौन-सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो विंडोज़ और लिनक्स। तो आपको उदाहरण भी याद रखना है। डेयरी प्रबंधन हेतु प्रयुक्त विशिष्ट प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। दूध उत्पादन और राशन गणना हेतु एमएस ऑफिस का कौन-सा टूल उपयोग होता है? तो एमएस एक्सेल। तो एमएस एक्सेल में हम क्या करते हैं, जितनी भी जानकारी होती है उसे लोड करते हैं, है ना? लोड करते हैं। यदि आप असिस्टेंट वेटरनरी फील्ड ऑफिसर बनते हैं, तो आपका वैक्सीनेशन का जितना भी शेड्यूल होगा, वैक्सीनेशन जहाँ-जहाँ आप करने जाएँगे, किस प्रकार की गाय थी, टैग नंबर क्या था, ये सब चीज़ों को आपको फीड एमएस एक्सेल के द्वारा ही किया जाता है, कर सकते हैं आप, है ना? तो आपको ये याद रखना है। बात करते हैं अपना अस्पताल रिपोर्ट एवं पर्ची तैयार करने हेतु किसका प्रयोग होता है? तो एमएस वर्ड का होता है। जागरूकता अभियान हेतु स्लाइड बनाने में
किसका उपयोग होता है। यदि मान लीजिए कोई जागरूकता अभियान चला रहे हैं वैक्सीनेशन से रिलेटेड या फिर किसी चीज़ से रिलेटेड, तो यदि हमें स्लाइड बनाना है, जैसे मान लीजिए मैं ही प्रेजेंटेशन अपने क्लास के लिए बनाता हूँ, तो किससे बनाऊँगा? एमएस पावर पॉइंट से बनाता हूँ, है ना? फिर कंप्यूटर के भौतिक भाग जिन्हें देखा व छुआ जा सकता है, हार्डवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटर का वह भाग जिसे यानी कि वह भाग या फिर वह देखा जाए तो उपकरण जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाते हैं। लेकिन वहीं है ना? लेकिन वहीं क्या होता है, कहाँ पहुँच गए? हाँ, बिना हार्डवेयर के कौन निष्पादित नहीं हो सकता, बिना हार्डवेयर के कौन निष्पादित नहीं हो सकता, तो सॉफ्टवेयर नहीं हो सकता। यानी कि यदि हम हार्डवेयर का उपयोग ना करें, तो नहीं जाएगा, फिर डेटा ही नहीं जाएगा। और फिर जब नहीं जाएगा तो सॉफ्टवेयर का क्या काम फिर, है ना? तो फार्म संचालन में ऑटोमेशन का मुख्य लाभ क्या है? तो मानवीय त्रुटियों में कमी होती है ना? उत्पादकता में वृद्धि होती है और समय की बचत होती है। यदि मान लीजिए कोई पेन कॉपी लेके बैठेगा, तो कितना टाइम लग जाएगा? वहीं जल्दी-जल्दी अपन एमएस पावर पॉइंट, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल का प्रयोग करके हम क्या कर देते हैं, जल्दी-जल्दी हम फीड कर देते हैं। डेयरी फार्म में वित्तीय बजट तैयार करने हेतु सबसे उपयुक्त माध्यम क्या है? तो एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट का इस्तेमाल हम ज़्यादातर कर सकते हैं। है ना? तो ये सब चीज़ें आपको अच्छा लगा होगा, बाकी और थोड़ी-सी देख देता हूँ। यानी कि हमारे क्वेश्चन जाने नहीं चाहिए इससे बाहर, जाने नहीं चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। नहीं मैं बैठे के बैठे रह जाऊँगा और आप परेशान हो, कभी नहीं होने दूँगा ऐसा। क्वेश्चन क्वेश्चन लिखिएगा क्या कैसे आएगा? तो जैसे मान लीजिए डेटा प्रबंधन हो गया, ऑटोमेशन हो गया, तो पशुपालन में कंप्यूटर की आवश्यकता क्यों पड़ती है ना? कंप्यूटर के मुख्य हार्डवेयर घटक कौन-कौन से हैं? तो आपको ये याद रखना है ना? वहीं बात करते हैं कंप्यूटर मेमोरी का वर्गीकरण लिखिए, है ना? प्राइमरी मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी किसे कहते हैं? रैम को कहते हैं। रीड ओनली मेमोरी हम रोम को कहते हैं और सेकेंडरी मेमोरी यानी विशाल प्रबंधन डेटाबेस, सॉफ्टवेयर फाइलों तथा दीर्घकालिक रिकॉर्ड हेतु हम इसका उपयोग करते हैं। वहीं डिजिटल फार्मिंग पर प्रभाव, ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। सॉफ्टवेयर एवं ऑपरेटिंग सिस्टम को बेहतरीन तरीके से याद रखना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के मध्य इंटरफेस के रूप में कार्य करता है, जैसे विंडोज़ और लिनक्स। मैंने आपको यही सब चीज़ें बताया है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विशिष्ट कार्यों हेतु प्रयुक्त प्रोग्राम जैसे एमएस ऑफिस एवं पशु चिकित्सा डेयरी प्रबंधन सॉफ्टवेयर। एमएस ऑफिस तो आपको ये सब चीज़ें याद रखना है, ठीक है? वैक्यूम टू यानी कि प्रोसेसर तकनीक का विकास क्रम, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, ये सब चीज़ें। मैं आपका थोड़ी सी एक बार और सिलेबस देखता हूँ। सिलेबस 1 मिनट रुकिएगा, बस सिर्फ 1 मिनट। क्वेश्चन लेकिन आपको लिखना है ना? क्वेश्चन आपको लिखना है। बोलोगे सर क्या इतने में भी नहीं होगा? तो हम बोले यार हम जितना अच्छा कर सकते हैं उतना करें ना, क्यों परेशान होना? ठीक है? सीपीयू, रोम का प्रोसेसर, ये सब चीज़, आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस आपको याद रखना है, आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस, है ना? कंप्यूटर आ सकता है, लैपटॉप आ सकता है और मोबाइल स्मार्टफ़ोन, ठीक है ना? कंप्यूटर, लैपटॉप भर लिख के दे देगा या कंप्यूटर भर लिख के दे देगा और आपको उसके बारे में लिखना होगा, है ना? ऑपरेटिंग सिस्टम, ये याद रख लेना। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये आपको याद रख के जाना है, आपको करके जाना है, ठीक है? तो मैंने प्रयास किया है कराने का। और आपको लग रहा होगा सर ये तो कैसे, यानी कि आपको देखा जाए तो वो कराना चाहिए, पुराने प्रीवियस पेपर कराने चाहिए। तो पुराने प्रीवियस पेपर में जितने भी क्वेश्चन हैं, ये सब इसी में मर्ज हैं, है ना? बस एक बात मानना है आपको कि जितना भी मैंने कराया है उसे आपको पूरा करके जाना है, अच्छे से करके जाना है और थोड़ी अच्छे से लिखना है। मैंने पॉइंट-पॉइंट बना के इसलिए लिख दिया क्योंकि आपको कंटेंट में ये सब चीज़ों को लिखना है अच्छे से, ठीक है? आपका अच्छा नंबर आएगा, आपको भरोसा रखना है, बस। आपको भरोसा रखना है, ईश्वर पे भरोसा रखना है, अपने आप पर भरोसा रखना है, इसके बाद कुछ नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना है, बस खत्म, है ना? और कोई दिक्कत हो तो बताइए। देखा जाए तो कल आपका दे दूँगा एक्सटेंशन, है ना? एक्सटेंशन फिर पोल्ट्री हो जाएगा, क्योंकि पोल्ट्री, बीपीएच, फार्म एनिमल वेलफेयर, इसमें ज़्यादा क्या आएँगे? क्या आते हैं? इसी में आते हैं बैक, है ना? तो टेंशन नहीं लेना है। अभी अभी एप्रॉक्स आपके पास 7-8 दिन बचे हैं और इतने में काया पलट सकते हैं, काया, समझ रहे हो? एकदम चौचक तरीके से एकदम पढ़-पढ़ के, है ना? तो चलिए, क्लास लगी हो अच्छा तो आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कि भैया आप अच्छा पढ़ाए हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, पेट विजन इंस्टीट्यूट के साथ बने रहें।